दिल्ली का तारपुर एरिया, गांधी विहार। यहाँ एक सामान्य सी इमारत है, नंबर E6। इस E6 की चौथी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट है और उसी फ्लैट में रहता था रामकेश मीणा, 32 साल का। राजस्थान से आया एक युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के इरादे से। लेकिन एक रिश्ते की शुरुआत ने इस जीवन को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से कोई वापसी आसान नहीं थी। ये कहानी है उन मोड़ों की, उस विश्वासघात की और उस भयानक साजिश की जो अंत में एक बार बार पूछे जाने वाले सवाल पर आकर रुक जाती है। मई 2025 में नोएडा के एक ऑफिस में एक इंटरव्यू था और उसी स्लॉट पर एक और कैंडिडेट मौजूद थी, अमृता चौहान, 21 साल की, मुरादाबाद की बीएससी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट। इंटरव्यू के बाद दोनों की बातचीत हुई। कॉफी के बहाने एक दूसरे को समय मिला, नंबर एक्सचेंज हुए और थोड़े दिनों में ये बातचीत एक गहरे रिश्ते में बदल गई। रामकेश के E6 फ्लैट में रात की पढ़ाई, देर तक बातचीत और नजदीकियां, सब कुछ सामान्य दिखा। रामकेश को लगा कि अब उसकी जिंदगी सही राह पर है। अमृता के लिए भी ये रिश्ता एक नई शुरुआत था, खासकर इसलिए कि एक साल पहले 8 जुलाई 2024 को उसके परिवार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि वो अपनी बेटी अमृता चौहान को डिनोर्स कर रहे हैं। परिवार से संबंध टूटने के बाद ये रिश्ता उसके लिए सहारे जैसा था। लेकिन जून जुलाई 2025 में रिश्ते में दरार आने लगी। अमृता को शक हुआ कि रामकेश उनके प्राइवेट पलों को रिकॉर्ड कर रहा है। एक दिन जब वो फ्लैट पर अकेली थी तो उसने रामकेश का लैपटॉप खोलकर देखा और उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे हिलाकर रख दिया। फोल्डर्स और एक हार्ड डिस्क जिसमें उनके इंटीमेट वीडियोस थे। ये आश्चर्यजनक था और उससे भी बड़ा झटका ये था कि हार्ड डिस्क में सिर्फ अमृता ही नहीं, लगभग 15 और लड़कियों के निजी वीडियोस भी थे। अमृता ने जब रामकेश से वीडियो हटाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ये हमारी मेमोरीज है। बार बार मांगने समझाने पर भी उसने हार्ड डिस्क नहीं लौटाई। डर और फंस जाने का एहसास उसे होने लगा। अंत में उसने वही किया जो उसे सही लगा। वो फ्लैट छोड़कर मुरादाबाद वापस चली गई। अमृता के भीतर एक खतरनाक विचार पनपने लगा। अगर सिर्फ मांग करने से बात नहीं सुलझ रही तो क्या कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। उसने अपने पुराने साथी एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से बात की। सुमित 27 साल का था, मुरादाबाद में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था। उसने पूरी स्थिति सुनी और गुस्से और जलन में उसने भी कदम बढ़ाने का फैसला किया। सुमित ने अपने साथी संदीप कुमार, जो कि एसएससी सीजल की तैयारी कर रहा था, उसे भी इस मामले में जोड़ा। अगस्त और सितंबर 2025 में तीनों ने मिलकर बार बार योजना बनानी शुरू की। हार्ड डिस्क कैसे निकाली जाए, वीडियो कैसे मिटाए जाए और यदि जरूरी हो तो घटना को इस तरह पेश किया जाए कि वो सिर्फ एक दुखद एक्सीडेंट लगे। योजना खतरनाक थी और सावधानी से तैयार की गई थी। अमृता ने अपनी फॉरेंसिक पढ़ाई से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हत्या को एक फायर एक्सीडेंट जैसा दिखाने की रूपरेखा तैयार की। सुमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते गैस संबंधी चीजों का ज्ञान रखता था। संदीप योजना में मददगार था। तीनों ने तय किया कि इस घटना को एक दुर्घटना जैसा दिखाया जाएगा और हार्ड डिस्क समेत सारा डिजिटल मटेरियल उड़ाकर ले जाया जाएगा ताकि कोई भी साक्ष्य ना बचे। और फिर वो रात आई 5 अक्टूबर 2025 की। अमृता ने रामकेश को मैसेज किया कि वो उसके फ्लैट पर आ रही है। रात में तीनों मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि लगभग रात के 2 बजे 2 चेहरे ढके हुए व्यक्ति, सुमित और संदीप, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उनके पीछे अमृता भी थी, जिसका चेहरा ढका हुआ था।
वो चौथी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही रामकेश ने दरवाजा खोला, उन पर हमला किया गया। लात घुसे, फिर गला दबाकर हत्या, और फिर वो सब हुआ जो योजना में तय था। शव पर घी, तेल और शराब और एक सिलेंडर की व्यवस्था, ताकि आग लगते ही सब कुछ एक बड़े ब्लास्ट की तरह दिखे। साइज और एंटेसिटी इतनी थी कि पूरे फ्लैट का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया। बस इतना ही नहीं, निकलने से पहले तीनों ने सावधानी भी दिखाई। रामकेश की शर्ट, उसके 2 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और हार्ड डिस्क, सब कुछ ट्रॉली बैग में रख लिया गया। फ्लैट के गेट पर भी एक चाल चली गई। आयरन नेट को आधा काट कर अंदर से कुंडी जैसी सेती बनाई गई, ताकि बाहर से ये प्रतीत हो कि अंदर से गेट बंद है। सीसीटीवी में 2:57 के आसपास तीनों का बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए वीडियो मिलता है, और कुछ ही मिनटों बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है। तो अगले दिन पड़ोसियों समेत फायर ब्रिगेड और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। फ्लैट में एक गहरी जली हुई लाश मिली। पहचान लगभग असंभव थी। शव को हिंदू राव अस्पताल के मॉर्चरी में भेज दिया गया और पोस्टमार्टम पहचान के लिए जांच शुरू हुई। शुरुआत में मामला सिलेंडर ब्लास्ट या दुर्घटना जैसा लगा, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और सीन की बारीकी ने सवाल खड़े कर दिए। बॉडी पर तेल और शराब के निशान मिले, ऐसा कुछ जो जानबूझकर किया गया हो, ताकि शरीर जल्दी से जलकर पहचान में ना आ सके। गेट के नेट का आधा हिस्सा काट दिया गया। अंदर से कुंडी लगाए जाने के निशान मिले। आरोपियों ने फिंगरप्रिंट छिपाने के लिए ग्लव्स पहने हुए थे। तामरपुर पुलिस स्टेशन की टीम इंस्पेक्टर की अगुवाई में 6 से 17 अक्टूबर तक जांच में जुटी रही। सीसीटीवी का मिलान किया गया। टाइमिंग साफ हुई। 2 बजे के आसपास की एंट्री और 2:57 पर बाहर आना, और कुछ ही मिनटों बाद ब्लास्ट। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले गए, खासकर अमृता के। सीडीआर ने साबित किया कि उसी रात अमृता का फोन घटनास्थल के आसपास सक्रिय था। 17-18 अक्टूबर के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम मुरादाबाद पहुंची और अमृता को गिरफ्तार किया गया। इंटरोगेशन में उसने अपने जुर्म को कबूल किया और सच्चाई सामने आई, जिसने जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। 21 अक्टूबर 2025 को सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया गया एलपीजी गोदाम के पास। 23 अक्टूबर 2025 को संदीप कुमार भी पकड़ा गया। उनके पास बरामद हुआ हार्ड डिस्क, 2 लैपटॉप, रामकेश की शर्ट, मोबाइल फोन और वो ट्रॉली बैग जिसमें सब कुछ रखा गया था। पुलिस ने मर्डर, साजिश और फायर एक्सप्लोजिव रिलेटेड धाराओं में चार्ज दर्ज किया। 28 अक्टूबर 2025 तक मामला मीडिया में आ चुका था। यह समाचार तेजी से फैल गया क्योंकि इस केस में कई सेंसेशनल एलिमेंट थे। फॉरेंसिक स्टूडेंट की संलिप्तता, डिजिटल एविडेंस और हत्या को एक्सीडेंट बनाकर पेश करने की चाल। एक और चिंताजनक पहलू यह था कि रामकेश की हार्ड डिस्क में सिर्फ अमृता के वीडियो ही नहीं थे, लगभग 15 अन्य लड़कियों के भी निजी वीडियो मिले थे। पुलिस अब उन सभी पीड़ितों की पहचान कर रही है। ये जांच कर रही है कि कहीं साइबर शोषण या ब्लैकमेल का कोई जाल तो नहीं चला हुआ था। ये केस न केवल एक व्यक्तिगत अपराध का मामला है, बल्कि डिजिटल निजता, भरोसे, युवा मानसिकता के ऐसे सवाल उठाता है जो हमारे समाज के लिए गहरे चिंताजनक है। ये केस अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। तीनों आरोपी फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। फॉरेंसिक जांचें, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है और आने वाले समय में भी सच्चाई की अगली परतें सामने आएगी। अगर आप इस कहानी से एक संदेश लेना चाहते हो तो वो यही है कि निजता का उल्लंघन, ब्लैकमेल और व्यक्तिगत अपमान किसी भी हाल में हिंसा का आधार नहीं बन सकते हैं। अपने आप को अगर आप ऐसी स्थिति में पाते हैं तो हिंसा के रास्ते पर चलने से पहले हमेशा कानूनी मार्ग अपनाएं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।